अच्छा, तो हमने बात की थी कि अगर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल लो होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो या ब्लड के अंदर सॉरी, तो विटामिन डी उसे रेगुलेट करता है, उसे ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये विटामिन डी एक्ट कैसे करता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट को ज़्यादा कर सके। तो बेसिकली ये जस्ट ऐसे ही है कि अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, और वो ख़त्म हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? या तो आप किसी से लेंगे, ठीक है, या आप अपने स्टोरेज में से उसे यूज़ करेंगे, या आप अपने इजाफी अखराजात को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो बेसिकली विटामिन डी भी ये करता है, ये क्या करता है कि ये अपटेक, इसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करा देता है, ठीक है, कैल्शियम की, ठीक है। और क्या करता है, रीनल लॉसेस विटामिन डी क्या करता है, उसके कम करवा देता है कैल्शियम के। और बोन से जो स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है, यहाँ से इसकी मोबिलाइजेशन करा के विटामिन डी कैल्शियम को ज़्यादा कर देता है ब्लड के अंदर। तो देखते हैं कैसे करता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम का या फॉस्फेट का लेवल लो होता है, ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ना, जो फॉस्फेट है, ये डायरेक्टली एक्ट करता है किसके ऊपर? वन हाइड्रोक्सिलेज के ऊपर। फॉस्फेट जो है, ठीक है, ये क्या करता है, ये डायरेक्टली एक्ट करता है वन हाइड्रोक्सिलेज के ऊपर। जैसे ही इसका लेवल कम होता है तो ब्लड का एक किस्म का पता चल जाता है, और जो वन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, ठीक है, उसका इसके फॉस्फेट के साथ क्या है, डायरेक्ट ताल्लुक है। लेकिन जो कैल्शियम है, ये डायरेक्टली इसके साथ लिंक नहीं है। ये क्या करता है, सबसे पहले कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम का लेवल लो होगा, ठीक है, इसने क्या करना है, इसने जाना है पैराथायरॉयड ग्लैंड की तरफ, ठीक है। PTG से इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, सॉरी ये जी है। अच्छा, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की तरफ जाएगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड से क्या होगा कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होगा हार्मोन, हमें पता है, PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक हो गया। देन ये पैराथायरॉयड हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेगा? वन हाइड्रोक्सिलेज के ऊपर, ठीक है। क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल लो हुआ ब्लड के अंदर, कैल्शियम कहाँ गया, पैराथायरॉयड ग्लैंड की तरफ। पैराथायरॉयड ग्लैंड से क्या निकला, पैराथायरॉयड हार्मोन। और पैराथायरॉयड हार्मोन ने क्या करना, वन हाइड्रोक्सिलेज के ऊपर एक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जब वन हाइड्रोक्सिलेज स्टिमुलेटेड होगा, तो फिर ये क्या होगा, 25 हाइड्रोक्सीकोली कैल्सीफियोल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, 125 डाई हाइड्रोक्सीकोली कैल्सीफियोल, सॉरी डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो दो दफ़ा इसके अंदर हाइड्रोक्सिलेशन, दूसरी दफ़ा कौन सा कराएगा, ये वन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है, क्योंकि पहली दफ़ा तो हमने कहा था कि 25 हाइड्रोक्सीलेज ने लीवर के अंदर कराई थी। दूसरी दफ़ा किसने कराई, वन हाइड्रोक्सीलेज ने किडनी के अंदर। उसने एक्टिव फॉर्म को बेसिकली जो लेके आता है विटामिन डी की, वो कौन है, वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंडिंग के ऊपर ये वर्क करता है। अगर ये ना हो, अगर ये रेगुलेट ना हो, एक्टिव फॉर्म विटामिन डी की नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये पता चल गया। अब चलते हैं आगे। मैंने आपको पहले वो बताया कि वो GIT से कैसे विटामिन डी अब्जॉर्प्शन इसकी कराएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो ये विटामिन डी है एक्टिव फॉर्म के अंदर, ठीक है, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफ्यूल, ठीक है, ये किसके अंदर जाता है, ये म्यूकोसल सेल के अंदर जाता है, ठीक है। ये म्यूकोसल सेल है किसके, GIT के। अच्छा, म्यूकोसल सेल के अंदर जाके वहाँ एक रिसेप्टर होता है, इंटरसेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। सपोज मैं ये रिसेप्टर ड्रा करता हूँ, ठीक है, ये रिसेप्टर है। तो और इसे मैं, ये जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, उसे किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, इससे स्टार से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसे, ठीक है। ये इससे सपोज ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है। तो ये जैसे ही इधर आई विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म, ये म्यूकोसल सेल के अंदर इंटर होगी, ठीक है। ये इनएक्टिव रिसेप्टर था, तो जैसे ही ये इसके साथ अटैच होगा इंटरसेलुलर रिसेप्टर के साथ, ठीक है, इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी और ये किसके अंदर चले जाएगा, एक्टिव फॉर्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके अंदर क्या होगा, ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये जाएगा आगे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जाके ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि वो स्पेसिफिक एक्टिवेट करेगा जीन्स को, ठीक है। ये जब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो स्पेसिफिक जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे स्पेसिफिक जीन्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है, तो वो आगे किसके ऊपर एक्ट करेंगे, वो करेंगे मैसेंजर RNA एक प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो स्पेसिफिक एक मैसेंजर RNA प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो मैसेंजर RNA जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उससे क्या बनेगी फिर
प्रोटीन्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनेगी। ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, तो बेसिकली ये रोल प्ले करती हैं कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के अंदर। और ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स को क्या नाम दिया है? कैलबाइडन, ठीक है, ये कैलबाइडिन है, ठीक है। ये क्या है? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगी? ये जीआईटी से, ठीक है, क्या होगा? कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन है वो कराएंगी, ठीक है, कैलबाइडन, ठीक है। और हमें पता है कि कैल्शियम जब अब्जॉर्ब हो रहा था तो जो फॉस्फेट होता है, ठीक है, वो उसे फॉलो करता है। तो कैल्शियम के साथ फॉस्फेट भी आगे चले जाएगा, कहाँ? ब्लड के अंदर। तो अच्छा, तो दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कि वन जो एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, विटामिन डी की, उसे मैं स्टार से प्रेजेंट किया, वो क्या करता है? वो ब्लड के जरिए किधर जाता है? म्यूकोसल सेल के अंदर। म्यूकोसल सेल के अंदर क्या होता है? इनएक्टिव रिसेप्टर होते हैं। जो इनएक्टिव रिसेप्टर होता है, ये एक्टिव रिसेप्टर के अंदर, एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। कब? जब विटामिन डी इसके साथ आके अटैच होता है। अटैच के बाद इसकी कॉन्फर्मेशन चेंज होगी। ये कहाँ गया? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से क्या हुए? स्पेसिफिक जीन्स जो थे वहाँ एक्टिवेट हुए। उनसे क्या हुआ? मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस हुआ। मैसेंजर आरएनए से स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनी, और जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स, उन्हें क्या नाम दिया? कैलबाइडन का, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करती हैं? ये जीआईटी से अब्जॉर्प्शन कराती हैं, किसकी? कैल्शियम की, ठीक हो गया, उसके अंदर हेल्प करती हैं। तो जैसे ही अब्जॉर्ब होगा कैल्शियम, कैल्शियम की तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम का लेवल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक था कि विटामिन डी कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है, और फॉस्फेट उसके पीछे ही आता है, कैल्शियम को फॉलो करता है फॉस्फेट, तो फॉस्फेट का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक हो गया कि इसने बाहर से पैसे मंगवा लिए, बाहर से ये अपना सोर्स ले लिया। अच्छा, दूसरा है कि विटामिन डी किसके ऊपर एक्ट करेगा? बोन के ऊपर, ठीक है। बोन से ये क्या, यहाँ जो ऑस्टियोक्लास्ट है, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट से क्या हो जाएगा कि इसकी मोबिलाइजेशन यहाँ कैल्शियम की हो जाएगी, ठीक है। मिनरलाइजेशन बोन की हो जाएगी, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि कैल्शियम लेवल जो सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, वो हाई हो जाएगा, ठीक हो गया। तो फॉस्फेट भी इसी तरह हाई हो जाएगा, कॉज कैल्शियम और फॉस्फेट होता बोन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह ये अपने स्टोरेज फॉर्म से कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन कर देगा। दूसरा क्या होगा कि जो विटामिन डी है, ठीक है, ये इधर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर जाएगा, ठीक है। और सेम जैसे एक किस्म का म्यूकोसल सेल के अंदर इसने किया कि स्पेसिफिक रिसेप्टर था, वहाँ जाके अटैच हुआ, उसे एक्टिव फॉर्म के अंदर कराया, ठीक है। तो इसी तरह डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी क्या होगा? विटामिन डी जाएगा, वहाँ रिसेप्टर होंगे, ठीक है, उसे एक्टिव फॉर्म के अंदर ले जाएगा। एक्टिव फॉर्म से क्या हो जाएगा? वहाँ वो न्यूक्लियस के अंदर फिर जो कॉम्प्लेक्स जाएगा, कॉम्प्लेक्स जाके न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करेगा। मैसेंजर आरएनए से क्या होगा? स्पेसिफिक जीन जो पहले एक्टिवेट हो गए थे, उससे मैसेंजर आरएनए से बना। मैसेंजर आरएनए से क्या होगा? स्पेशल प्रोटीन्स बनेगी, कैलबाइडन में होगा। कैलबाइडन क्या करेगा? जो यहाँ से ज़्यादा कैल्शियम लॉस हो रहा है, ठीक है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा, ठीक हो गया। तो ये अब्जॉर्प्शन से क्या हो जाएगा? बैग जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये तीन तरीक़ों से क्या हुआ? विटामिन डी ने एक बाहर से ले लिया, एक अपने स्टोरेज से उसने इसे ले लिया, और एक उसका जो ज़्यादा था कि खर्चा ज़्यादा हो रहा था एक किस्म का, उसे उसने वो कम कर दिया, रिड्यूस लॉस कर दिया। और इसी तरह पैराथायरॉयड हार्मोन का भी हमें रोल पता है, ठीक है। वो पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड के ऊपर जाता है, सॉरी, बोन के ऊपर जाता है, वहाँ से उसका जो मिनरलाइजेशन कराएगा, ठीक है, और कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर दोबारा से मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इधर, क्या था इस शॉर्ट फॉर्म में? विटामिन डी रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल बाय, ठीक है, हेल्पिंग अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन करा के, ठीक है, और रिड्यूसिंग लॉस फ्रॉम द किडनी, जैसे मैं बताया डीसीटी के ऊपर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल के ऊपर एक्ट करके करता है। अच्छा, लेकिन हमने कि एक दो अगर आप देखें बुक्स के अंदर, तो वहाँ लिख के एक कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट लिखी होती है। वो क्या होती है कि जो विटामिन डी है, ठीक है, ये क्या कराता है? ये मेंटेन तो करता है ब्लड का लेवल, कैल्शियम का ब्लड लेवल जो कैल्शियम का है, ठीक है, वो मेंटेन करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या करता है? बेसिकली मसला ये होता है कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल मतलब ये जो विटामिन डी था, इसने ये तीनों तरीके से नॉर्मल करा दिया, कैल्शियम का भी और फॉस्फेट का भी जो लेवल है ब्लड के अंदर, वो नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा? जो कैल्शियम और फॉस्फेट है वो दोबारा क्या हो जाएंगे? ये इसके ऊपर आ जाएंगे।
अच्छा, आपने एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखी होगी कि ब्लड लेवल मेंटेन भी करता है और बोन की मिनरलाइजेशन भी करता है। हालांकि हमने देखा कि ये तो डीमिनरलाइजेशन बोन का था कि कैल्शियम वहाँ से लेके जाता है। तो बेसिकली मसला ये है कि क्या करता है कि हमें, मैंने आपको बताया कि 3 तरीक़ों से क्या हुआ, इसने ब्लड के अंदर लेवल मेंटेन कर दिया, किसका, कैल्शियम का और फॉस्फेट का। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल मेंटेन हो जाएगा तो जो बाकी बच जाएगा कैल्शियम वो वापस क्या आ जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन डी का इसके अंदर क्या रोल है? विटामिन डी का ये रोल है कि अगर जो कैल्शियम और फॉस्फेट है, जो ये कैल्शियम और फॉस्फेट है, ठीक है, अगर तो इन दोनों का लेवल ज़्यादा होगा ब्लड के अंदर, ठीक है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, तो ही ये डिपॉजिट हो सकेंगे बोन के ऊपर। कहने का मकसद ये है कि अगर इनमें से अगर कैल्शियम का लेवल कम हुआ, फॉस्फेट का ज़्यादा हुआ, नो डेपोजिशन। ठीक है, कि इफ़ एनी ऑफ देम is low in blood, no deposition on bone will be there। ठीक है, कि क्या होगा कि अगर कैल्शियम या फॉस्फेट इन दोनों में से किसी एक का लेवल भी कम हुआ ब्लड के अंदर तो बोन के ऊपर डेपोजिशन नहीं होगी, बोन की मिनरलाइजेशन नहीं होगी। अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा, फॉस्फेट का कम है, बोन के ऊपर डेपोजिशन नहीं होगी। अगर फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा ब्लड के अंदर, कैल्शियम का लेवल कम है, बोन के ऊपर डेपोजिशन कैल्शियम की नहीं होगी। तो दोनों का होना ज़रूरी है, लेवल ज़्यादा नॉर्मल से, या नॉर्मल लेवल होना ज़रूरी है, नॉर्मल से ज़्यादा होना ज़रूरी है बैक डेपोजिशन कराने के लिए बोन के ऊपर। बात समझ आ गई? विटामिन डी ने इन तीनों तरीक़ों से क्या किया, कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल मेंटेन किया। तो जैसे ही कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल मीट कर जाएगा रिक्वायरमेंट को, ठीक है, जो बाकी इजाफी बच गया वो वापस बोन के ऊपर आगे जमा होना शुरू हो जाएगा। वो उस जमा होने के लिए ज़रूरी है कि फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों का नॉर्मल लेवल या नॉर्मल से ज़्यादा होना ज़रूरी है कि वो बाकी रिक्वायरमेंट्स को पीछे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बाकी बच जाए वो बोन के ऊपर आए। लेकिन ये है कि अगर कैल्शियम का कम है, फॉस्फेट का ज़्यादा, तो नहीं मीट कर पाएगा नॉर्मल से। ठीक है, अगर फॉस्फेट का कम है, कैल्शियम का ज़्यादा, फिर भी नहीं डिपॉजिट हो सकेंगे। तो दोनों को होना ज़रूरी है। तो विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों के लेवल को रेगुलेट करता है। लेकिन जो पीटीएच है, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ये कैल्शियम को डिमिनरलाइजेशन करा देता है, ठीक है, फॉस्फेट की भी करा देता है। ठीक है, लेकिन ये क्या बोन से, ठीक है, लेकिन ये किडनी के साथ एक ट्रिक यूज़ करता है। ट्रिक क्या यूज़ करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो यहाँ से सपोज इसने डिमिनरलाइजेशन करे, ठीक है, तो कैल्शियम इधर चला गया, ठीक है, फॉस्फेट भी इधर चला गया, कि मीन बाहर जा रहे हैं बॉडी से। लेकिन इसने क्या करना है, पैराथायरॉयड हार्मोन ने, पीटीएच ने, इसने यहाँ से किडनी के ऊपर एक्ट करना है, ठीक है, और किडनी के ऊपर एक्ट करके इसने कैल्शियम जो है ना उसकी रीअब्जॉर्ब करा के उसे वापस भेज देना है। ठीक है, लेकिन जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट को इसने क्या करना है, फॉस्फेट को इसने आगे जाने देना है। तो बेसिक आप ऐसे याद कर लें, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है, फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन। ठीक है, ये यूएन के अंदर फॉस्फेट को जाने देता है, लेकिन कैल्शियम को वापस भेज देता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि अगर कैल्शियम या फॉस्फेट दोनों में से किसी एक का लेवल भी कम हुआ तो डेपोजिशन बोन के ऊपर नहीं होगी। ठीक हो गया। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का अगर इंजेक्शन आप किसी को लगा दें, ठीक है, वो कैल्शियम लेवल तो बैक करा देगा, लाइक किडनी से रीअब्जॉर्प्शन करा देगा, लेकिन फॉस्फेट का आगे जाने देगा। तो दोनों का लेवल मेंटेन नहीं रहा, जिसकी वजह से बोन के ऊपर डेपोजिशन नहीं होगी, बोन की मिनरलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन जो विटामिन डी है, ठीक है, विटामिन डी क्या करता है कि ये फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों का लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बोन की मिनरलाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। ठीक हो गया, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, कि क्या होता है पैराथायरॉयड हार्मोन से क्या होता है, फॉस्फेटाइजिंग हार्मोन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये बोन के ऊपर ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर एक्ट करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर। ऑस्टियोब्लास्ट के कुछ भी चीज़ें या स्पेसिफिक एंजाइम्स कह लें या कुछ फैक्टर्स या केमिकल्स कह लें, वो ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर एक्ट करेंगी। ऑस्टियोक्लास्ट से क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिमिनराइजेशन बोन की होगी। देन ऑन रीनल ट्यूब्यूल, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल के ऊपर जाके, सॉरी डिस्टल कॉन्वोल्यूट कह दिया कि रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटरी भी उसी में शामिल होती है। ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा, कैल्शियम को वापस भेज देगा और फॉस्फेट को आगे जाने देगा, कहाँ, यूरिन के अंदर। सो अनकपलिंग विल बी देयर, नॉट डेपोजिशन ना। अनकपलिंग मतलब कि कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों का लेवल एक जैसा, मीन के इनका नॉर्मल से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा रह जाएगा, फॉस्फेट तो आगे यूएन के अंदर चला गया, तो फॉस्फेट का लेवल क्या हो जाएगा, लो। तो डेपोजिशन बोन के ऊपर नहीं होगी, जैसे मैं पहले आपको बता दिया था।
अच्छा, आप डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की देखते हैं, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बेसिकली क्या क्या इसका वो डिजीज़ होती हैं, ठीक है। एक तो पता है कि न्यूट्रिशन रिकेट्स होती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया एक हमने नाम सुना है, ठीक है। और एक होता है रीनल रिकेट्स, ठीक हो गया। अच्छा, ये दोनों जो बेसिकली हैं न्यूट्रिशन रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ये कैसे होंगे कि अगर प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी है, ठीक है, किसकी, विटामिन डी की, ठीक है। आइदर ये डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है कि अगर आप एक्सपोजर लो एक्सपोजर है टू सनलाइट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट कम आएंगी, जिससे वो स्किन का मैंने आपको बताया था कि वो स्किन से फिर 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से कोलिकैल्सिफियोल वो नहीं बनेगा, जाहिर बात भी वो CCF कोलिकैल्सिफियोल आगे नहीं जा सकेगा, वो विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म में भी कमी आ जाएगी, ठीक है। कॉज उसका इनिशियली काम ख़त्म हो जाएगा कि मीन वो नहीं उस मकदार में प्रोड्यूस हो सकेगा। या आप डाइट में कम लें, ठीक है, लो डाइटरी इनटेक लाइक प्लांट और एनिमल सोर्सेज जो मैंने बताया था, ठीक है। इधर से कोलिकैल्सिफ्यूल, एग्रोकैल्सिफ्यूल प्लांट से, कोलिकैल्सिफ्यूल एनिमल से, एग्रोकैल्सिफ्यूल मैंने आपको बताया कि इवेंचुअली इस प्रोसेस के अंदर कोलिकैल्सिफ्यूल कन्वर्ट हो जाता है, कोलिकैल्सिफ्यूल ही बेसिकली आगे जाता है, ठीक है। तो कोलिकैल्सिफ्यूल यहाँ से भी अगर कम आएगा तो आगे भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ के किसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये जो विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ये क्या यहाँ के अगर मसला आ जाए, ठीक है, तो ज़ाहिर कैल्शियम वो अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। विटामिन डी अगर यहाँ से सही वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पहले कोलिकैल्सिफ्यूल ही नहीं आया, ठीक है। तो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म भी नहीं आएगी, एक्टिव फॉर्म नहीं होगी तो ये आगे रिसेप्टर के साथ कौन जाके बाइंड करेगा, अगर बाइंड नहीं करेगा तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम होगी, और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम होगी तो ये डिजीज़ आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों बोन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, ठीक है। कॉज कैल्शियम की तो अब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो बोन क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ठीक है। जो ये न्यूट्रिशन रिकेट्स हैं, ठीक है, ये चाइल्डहुड के अंदर होता है। और अगर ये ऑस्ट्रियो जो मलेशिया है, ठीक है, ये एडल्ट के अंदर है, बेसिकली इसी की एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये एडल्ट के अंदर है, ये चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो न्यूट्रिशन रिकेट्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि बोन क्या हो जाती है, बेंड कर जाती हैं। बेंड कैसे कर जाती हैं, हमें पता है कि बॉडी के अंदर ना, ठीक है, कॉन्स्टेंटली क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मिनरलाइजेशन होती है बोन की, और जो डीमिनरलाइजेशन है वो भी होती है। कॉन्स्टेंटली ये एक किस्म का ना प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि ओल्ड बोन्स क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, न्यू बोन्स क्या होती हैं, फॉर्म हो जाती हैं। लेकिन वो जो चिल्ड्रन के अंदर होता है, ठीक है, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, तो जो ऑस्टियाइड एक होता है, एक कोलेजन की आई थिंक ये एक किस्म है, ठीक है, या एक ऑस्टियाइड से क्या आता है आगे ऑस्टियो वो बोन बनती है, ठीक है। तो जब ऑस्टियाइड नीड्स क्या होता है, ऑस्टियाइड्स को क्या चाहिए होता है, विटामिन डी चाहिए होता है अपनी मैच्योर फॉर्म के अंदर जाने के लिए। तो जाहिर बात जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, ऑस्टियाइड आगे अपनी मैच्योर फॉर्म में नहीं जा सकेगा। जब ये मैच्योर फॉर्म में नहीं जा सकेगा तो बोन क्या हो जाएंगी, लो ऑस्टियाइड, ठीक है, ओ सॉरी, इमेच्योर फॉर्म है ना, ठीक है। तो बोन क्या हो जाएंगी, बेंड कर जाएंगी, ठीक है। बोन बैंड कर जाएंगी तो ये क्या है, न्यूट्रिशन रिकेट्स की, ठीक है। लेकिन एडल्ट के अंदर क्या होता है कि एडल्ट के अंदर तो कैल्शियम और फास्फोरस मेंटेन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से क्या होगा, डीमिनरलाइजेशन तो होगी किसके अंदर, ऑस्ट्रिया मलेशिया में डीमिनरलाइजेशन होगी बोन की, लेकिन डीमिनरलाइजेशन ही नहीं हो सकेगी। क्योंकि विटामिन डी नहीं है कि जो जाके कैल्शियम की कमी को एक किस्म का पूरा कर सके, ठीक है। तो इस वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, और ये बोन फ्रैक्चर इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है रीनल रिकेट्स। रीनल रिकेट्स में क्या होता है, ठीक है, कि फेलियर हो जाए किडनी का, क्रॉनिक रीनल फेलियर अगर हो जाए किडनी का, ठीक है, अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया किडनी का, ठीक है, तो क्या होगा, उससे 1 हाइड्रोक्सिलेज जो उधर किडनी के अंदर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, सॉरी,
जो हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, ठीक है, 25 हाइड्रोक्सी कैल्सीफियोल की, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब 1 हाइड्रोक्सिलेज ही सही तरह नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, ठीक है, यहाँ इसका अंदर कोई नक्स आ जाएगा, ठीक है, 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, जाहिर बात वो एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं विटामिन डी जा सकेगा, जिससे क्या होगा, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अगर इसकी वजह से हो तो इसे कहेंगे रीनल रिकेट्स, ठीक है, जिसकी वजह जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जाहिर बात है कि कैल्शियम नहीं पूरा हो पाएगा बॉडी के अंदर, और रीनल रिकेट्स उसे कह देंगे कि जो किडनी की वजह से रिकेट्स हुआ है, ठीक है। तो इसे बेसिकली ट्रीट करने के लिए क्या है कि हमें ये तो पता है ना कि 1 हाइड्रोक्सिले किडनी का सिर्फ ये रोल है कि इसे इसके अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है, एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, 25 हाइड्रोक्स। तो हम क्या कहेंगे, इसे एक्टिव फॉर्म के अंदर ही दे देंगे विटामिन डी। इन पेशेंट्स को क्या कहेंगे, एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी दे दें, ठीक है, टू ट्रीट, सॉरी, ठीक है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दे देंगे, जिसे कहते हैं कैल्सिटियोल भी कहते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये इन पेशेंट्स को दे दी जाएगी, तो उनका ये ट्रीटमेंट ऐसे है। अच्छा, उसके बाद है इसकी टॉक्सिसिटी। तो बेसिकली विटामिन डी जो है ना, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, जो एक किस्म के ये है ना फैट सोल्युबल विटामिन, उसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है वो विटामिन डी है। अच्छा, तो विटामिन डी की यार टॉक्सिसिटी देखते हैं, ठीक है, ये मोस्ट डेंजरस है, ठीक है, सॉरी होस्ट, अच्छा, तो ये मोस्ट डेंजरस है, इसकी टॉक्सिसिटी अगर हो जाए फैट सोल्युबल विटामिन के अंदर, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि टू मच विटामिन डी टेकन फॉर अगर लॉन्ग टाइम, अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक विटामिन डी ले लिया जाए, ठीक है, उससे क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए, ठीक है, विटामिन डी लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसकी नॉर्मल से ज़्यादा कंसनट्रेशन हो गई है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैल्शियम और जो फॉस्फोरस है, ठीक है, उसकी लेवल क्या हो जाएगा, दोनों का हाई हो जाएगा, ठीक है। हाई होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, इसमें ब्लड में, और जो उसके अंदर है यूरिन के अंदर, उसमें क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीयूरिया, ठीक है। कॉज अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन तो ज़्यादा ही रिलीज़ होगा ना फिर यूरिन के अंदर, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या होता है फिर, ठीक है, कि जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा थर्स्टी हो जाते हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट पार्ट होता है ना नेफ्रॉन का, ठीक है, डीसीटी, या जो लास्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो जो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो उसे कहेंगे पोलीयूरिया, ठीक है। लास्ट पार्ट जो ना फ़ोन का आ जाएगा वो पोलीयूरिया, उसे कहेंगे लास्ट पार्ट, सॉरी, लास्ट पार्ट जो ना फ़ोन का डैमेज है उसे पोलीयूरिया कहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर अब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो नहीं हो सकेगी, अब नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका होता है, ठीक है। उसके बाद एक और होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़ाहिबा कैल्शियम हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है, तो जो सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा देर तक कैल्शियम यार अगर बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सोडियम चैनल है, ठीक है, हमें पता होता है कि उनके ऊपर यार कैल्शियम भी बाइंड करता है, ठीक है, सोडियम चैनल्स के ऊपर, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाइंड कर जाएगा कैल्शियम, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम जो है वो एंट्री जो उसकी होगी वो, या उसकी जो आउट है या एंट्री है, ठीक है, वो अब नॉर्मल हो जाएगी, जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स का काम ज़रा क्या बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो जो CNS है, ठीक है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक हो गया। एक तो इसका ये हो गया। दूसरा इसमें क्या होता है, बोन स्टोन एक कंडीशन है, ठीक है, ठीक है, बोन स्टोन्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम ही कैल्शियम हो जाता है ना, ठीक है, तो बॉडी के अंदर। तो उसके बाद एक और भी होता है कि अगर एब्डोमिनल एब्डोमिनल उसे कहते हैं ग्रोन्स। एब्डोमिनल ग्रोन्स कैसे होते हैं कि अगर जो कैल्शियम है, ठीक है, ये GIT से बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो
abdominal के अंदर एक किस्म के ग्लोन से बन जाएंगे, ठीक है, स्टोन्स टाइप कह लें कैल्शियम के। तो अगर ये चीज़ें होंगी ज़ाहिर बात एक बंदे के दर्द के बहुत ज़्यादा स्टोन भी बन गए क्या बोन के, पेट के अंदर भी मसला आ गया, तो ज़ाहिर बात फिर वो जो एक के साइकोलॉजिकली ना वो सही नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे फिजियोलॉजिकल एक किस्म का ना मोन्स उसे कहेंगे, साइकोलॉजिकल मोन्स क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है इसकी टॉक्सिसिटी से। तो मेजर यार इसके अंदर जो मुश्किल होता है वो ये साइकिल होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, उसके फंक्शन बता दिए। तो बेसिकली ये विटामिन डी का कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद है यार इंशाल्लाह समझ आ गई होनी है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यार लाइक और शेयर लाजमी कर दें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।